आपको बता दें, जाति आधारित वैसे भी पॉलिटिक्स होती रही है बिहार में शुरू से ही, लेकिन ये आंकड़े सामने आने के बाद अब इसका किस रूप में असर पड़ेगा। इस वक्त हमारे साथ संजय कुमार जी जुड़ चुके हैं। अब अक्सर आंकड़ों को लेकर संजय कुमार जी से बहस होती रहती है, पॉलिटिकल एनालिस्ट है। संजय जी, सबसे पहले इन आंकड़ों के सामने आने के बाद अब ये किस रूप में नजीर बनेगा, जैसा कि बिहार सरकार की ओर से दावा किया जा रहा है, क्या पड़ेगा इसका राजनीतिक असर? देखिए चित्रा जी, अब आंकड़े आ गए हैं और आंकड़ों के आधार पे ये लगता है कि ओबीसी को अगर आप लोअर ओबीसी और ऊपर ओबीसी के आंकड़ों को जोड़ दें तो तकरीबन ये 55-56% का आंकड़ा आता है। बिल्कुल। अभी जो भी प्रावधान है रिजर्वेशन का ओबीसी के लिए, चाहे वो सरकारी नौकरियों में हो, शिक्षा संस्थाओं में हो, वो लगभग 27% के आसपास है। तो अब ये विपक्षी पार्टियां, चाहे आरजेडी हो, जेडीयू हो, कांग्रेस हो, इस तरह की पार्टियां, ये सारी पार्टियां अब इस बात का डिमांड करेगी कि देखिए हिस्सेदारी जितनी होनी चाहिए उतनी हिस्सेदारी दी नहीं गई है। पहले तो इस बात का जिक्र किया जाएगा कि कई वर्षों तक, कई दशकों तक ओबीसी को आरक्षण नहीं मिला और जो दिया भी गया उसमें भी एक तरह से धोखाधड़ी हुई। इस बात को लेकर प्रचार किया जाएगा। पॉपुलेशन में शेयर है 55% और आरक्षण दिया गया 27%। तो यही इसी बात को लेके मुझे लग रहा है लालू प्रसाद यादव कह रहे हैं कि अब ये एक जंजीर बनेगी और इसको लेके देश भर में प्रचार किया जाएगा। और यकीनन हम देख भी पा रहे हैं, विपक्षी इंडिया की ओर से भी बार बार राहुल गांधी भी जगह जगह गिना रहे हैं कि अगर सरकार आई तो जातिगत जनगणना की जाएगी। तो आप ये कह रहे हैं कि अब इसका दूर तलक असर पड़ेगा। तो यहां पर बिहार की सरकार कैसे आगे बढ़ेगी, क्योंकि बार बार उसकी ओर से गिनाया जा रहा है कि किन जातियों को सरकारी फायदा मिला, किन को नहीं फायदा मिला, इसका भी पूरा हम पता लगाएंगे और जो कमजोर हैं उनको आगे बढ़ाएंगे। क्या इसके जरिए अब उसको संभव करने की कोशिश की जाएगी? ये भी कोशिश की जाएगी, क्योंकि अभी तो सिर्फ आंकड़े आए हैं, नंबर्स आए हैं, तो नंबर्स के इर्द गिर्द भी खेल होगा। क्योंकि ये कहा जाएगा, जिसका मैंने पहले जिक्र किया कि जितनी हिस्सेदारी होनी चाहिए थी, जितना आरक्षण मिलना चाहिए था, उतना आपने दिया नहीं। और दूसरा, जैसे ही उनके आर्थिक स्थिति का विवरण आएगा और उसमें अगर ये दिखाई पड़ेगा कि ओबीसी की जाति के जो लोग हैं वो अभी भी काफी पिछड़े हैं आर्थिक दृष्टिकोण से अगर अपर कास्ट के मुकाबले, तो इसके इर्द गिर्द भी राजनीति होगी और ये कहा जाएगा कि आप 3 दशकों के रिजर्वेशन के बाद भी देखिए आज स्थिति उनकी खराब है। तो दोनों कह सकते हैं दुधारी तलवार है और अब सवाल ये कि एक हथियार मिल गया है विपक्षी पार्टियों को। अब उसका वो किस तरह से कितना बखूबी इस्तेमाल करते हैं, ये सब इस पर निर्भर करता है चित्रा। बिल्कुल संजय कुमार जी, लेकिन एक और सवाल है, जब भी आपसे, चूंकि सीएसडीएस के जरिए लगातार आप भी तमाम सर्वे देश के सामने रखते रहे हैं, किन जातियों ने किस पार्टी को ज्यादा वोट किया, किसको कम वोट किया, वो भी हम देखते रहे हैं। जब भी चर्चा होती थी 14% यादव हैं, एक अनुमानता हम लोग इस बात का जिक्र करते थे। बड़ी आबादी ओबीसी ईबीसी वर्ग की है, इसका भी जिक्र आता था। 15% के आसपास ही जो अपर कास्ट है उसका भी जिक्र आता था और तकरीबन ये आंकड़े भी उसी रूप में सामने आए हैं। लेकिन आपका ये कहना है कि दरअसल इसके जरिए जो आरक्षण की पॉलिटिक्स है वो अब नए तरीके से आगे बढ़ेगी। बिल्कुल, किसी भी एक जाति के नंबर्स पे कोई आश्चर्य नहीं हो रहा है, क्योंकि लगभग उतने ही है जितना आकलन पहले किया जाता था। तो हाँ, तो उस पे कोई आश्चर्य की बात नहीं है, कोई ऐसा नहीं है कि बहुत अचंभित आंकड़े आए। लेकिन अब एक कह सकते हैं कि अब एक ऑथेंटिक आंकड़ा है, तो सरकार इसको हथियार बनाएगी और जिसका जिक्र मैंने पहले भी किया और यही अंदेशा था। इसी बात को लेकर सरकार जनता तक के बीच में जाएगी और कहेगी कि देखिए आपकी जितनी हिस्सेदारी होनी चाहिए उतनी सरकार ने दी नहीं है, आपके साथ छल कपट किया गया है। और इसका संबंध, इसको वो रिजर्वेशन विद इन रिजर्वेशन, जो महिलाओं के आरक्षण में, ओबीसी महिलाओं के आरक्षण के जो डिमांड कर रहे हैं, उससे भी जोड़ के देखने की कोशिश करेगी। तो एक पैकेज सा दिखाई पड़ता है। विपक्ष के हाथ में एक पैकेज लग गया हाथ कि पहले आपको आरक्षण नहीं दिया भी तो आधा अधूरा दिया, और अब महिलाओं के आरक्षण की बात कर रहे हैं संसद और विधानसभा में, उसके लिए भी तैयार नहीं है। तो कुल मिलाकर एक स्टोरी बनाने की कोशिश की जाएगी कि देखिए कैसे बीजेपी ओबीसी के साथ छल कपट करती है। बीजेपी कैसे ओबीसी के साथ छलकपट करती है, इसका नैरेटिव सेट करने की कोशिश की जाएगी। तो दूसरी तरफ बीजेपी की ओर से सवाल पूछा जा रहा है कि 33 सालों से लालू यादव और नीतीश कुमार की वहां पर सरकार रही है, दोनों ही मुख्यमंत्री रहे या उनके परिवार से लोग रहे, तो ऐसे में गरीबों को आगे बढ़ाने के लिए किसने रोक कर रखा हुआ था? नई तरह की पॉलिटिक्स ने यहां से जन्म ले लिया है। और संजय जी, एक जल्दी से आपसे और जानकारी, उसके बाद शशि भूषण हमारे संवाददाता पटना से जुड़ चुके हैं, उनके पास में जाऊंगी। क्या जातीय जनगणना का आंकड़ा जारी करने वाला पहला राज्य बन चुका है हाल ही में अब बिहार, आज के आंकड़े जारी करने के साथ ही? बिल्कुल चित्रा जी, मुझे लगता है कि पहला राज्य है जो जातीय जनगणना को सामने लेके आया है। और मुझे लगता है ये हथियार इन्होंने इसी के लिए इस्तेमाल किया, क्योंकि बार बार इस बात का जिक्र हो रहा था
बीजेपी इस बात का जिक्र करती थी कि अगर आपने जातीय जनगणना कर लिया तो इसके आंकड़े सामने लेके आते क्यों नहीं। तो कम से कम इन्होंने ये आंकड़े सामने लाके इसका जवाब दे दिया। और मैं चित्रा जी बताना चाहूंगा दर्शकों को कि मैं आज बिहार में ही हूँ, मोतिहारी से पटना के सफर पे हूँ, और ये इस बात की जानकारी, इस बात का विश्लेषण मैं बिहार से ही कर रहा हूँ अभी। तो ये और अच्छी बात है, जब आप लोगों से बातचीत करेंगे तो उसके जरिए उनके मन में क्या है इस जातिगत जनगणना के आंकड़ों को लेकर, वो हमारे दर्शकों को और ज्यादा बेहतर पता चल पाएगा।